एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः स्टेट परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष 2023 के आज जो है व्याख्या सहित सॉल्व पेपर देखेंगे, जो 25 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के जो है एग्ज़ाम के लिए पूछा गया प्रश्न है। आज हमारा जो है भाग 2 होगा, क्योंकि भाग 1 जो है हमने 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज जो है आदर्श अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के प्रश्नों को जो है विस्तृत हल देखेंगे, और 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया। आप वहां जाकर सर्च करके इसे देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, जिसमें दिया गया कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, यानी विद्यालय में जो है समावेशी शिक्षा के बारे में क्या राय है। एक है कि समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। 2 में है समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। 3 है समावेशी शिक्षा को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। 4 है समावेशी शिक्षा को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। तो मित्रों, जो है समावेशी कक्षा में किसी प्रकार का कोई पृथक्करण नहीं होना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से शिक्षा प्रदान करना चाहिए, और जो है विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यह भी कथन गलत है। उसके बाद जो है न किसी का वर्गीकरण होना चाहिए, न किसी पर लेबल होना चाहिए, यह भी कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 1। समावेशी शिक्षा को जो है किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं समावेशी शिक्षा से मतलब उस शिक्षा प्रणाली से होता है जिसमें सभी बच्चे, जैसे सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, वंचित बच्चे और अधिगम अशक्त बच्चे, सभी को समान रूप से एक ही जो है शिक्षा, एक ही कक्षा में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शैक्षिक स्तर पर सभी स्तर के भेदभाव को रोका जा सकता है। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। तो प्रश्न संख्या जो है आइए 17 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी एक शिक्षक है, बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चे जो है रचनात्मक तरीके से सोचने पर जो प्रोत्साहित हो। एक में है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। 2 है उन्हें उत्तर रखने के लिए कहकर। 3 है प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। 4 है उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो प्रश्न संख्या जो है 17 का सही उत्तर होगा जो है 1, कि बच्चों में रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए जो है उन्हें किसी समस्या को हल करने के जो है विभिन्न तरीकों को के बारे में सोचने के लिए कहकर। अगर आप किसी छात्र को एक समस्या देते हैं, किसी प्रश्न को हल करने देते हैं, तो उसके विभिन्न तरीके होने चाहिए, ना कि एक तरीका। एक तरीका जो है से हल करने से बच्चों का मानसिक जो है विकास संकीर्ण हो जाता है, वह बढ़ता नहीं है। क्योंकि जो है बच्चा हमेशा जो है रचनात्मक विद्यार्थी जो है वह उच्च विकसित समस्या सुलझाने की क्षमता उसके अंदर जो है प्रवृत्ति होती है, वह जिज्ञासु होता है, एक आवेशी प्रकृति का जो है छात्र होता है। उसके अंदर मूल और कल्पनाशील विचार बनाने की जो है क्षमता होती है। और जबकि रचनात्मक शिक्षक जो है वह जो है राय और दृष्टिकोण को विविध तरीकों से प्रोत्साहित करने की क्षमता उस शिक्षक के अंदर होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 1। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कक्षा में जो है विविधता को पोषित करने के लिए उसको सही ढंग से जो है
लागू करने के लिए एक शिक्षक किस पर ध्यान दे? 1 है पृथक्करण पर, 2 है नामीकरण पर, 3 है नकारात्मक भेदभाव पर, 4 है समानता पर। तो मित्रों, अगर आप एक शिक्षक हैं तो कक्षा में आप किसी बच्चों को जो पृथक्करण नहीं करेंगे, उसे अलग अलग जो है नहीं बैठाएंगे और उसका नामीकरण नहीं करेंगे, जैसे मंदबुद्धि जो है, उसके बाद तेज बुद्धि इत्यादि से जो है आप उसको लेबलिंग नहीं करेंगे और ना ही नकारात्मक भेदभाव रखेंगे, बल्कि आपको समता और समानता का विचार जो है रखना होगा, ताकि सभी बच्चों के जो है के साथ समान व्यवहार करते हुए उसे आगे बढ़ाने का जो है अवसर प्रदान करना होगा, ताकि बच्चे को समुचित अवसर मिले और जो है वो अपने ज्ञान को अर्जन अधिक से अधिक कर सके। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? यानी कि पहले से सीखे हुए कार्य है उसको पुनः सुधार करके यानी सही ढंग से करने के लिए शिक्षक उन्हें फिर से सिखा रहा है, तो यह क्या है? 1 है अवलोकन, 2 है संशोधन, 3 है प्रतिरूपण, 4 है अनुकरण। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 1 अवलोकन, क्योंकि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन विधि में जो है पूर्व में किए गए अधिगम यानी पहले जो किया गया अधिगम के अनुरूप है उसके अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना कम होती है, इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है, बच्चों में आत्मविश्वास जो है अधिक बढ़ता है। तो आइए प्रश्न संख्या जो है हम 20 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और जो है तर्क दिया गया है। मित्रों, कथन और तर्क के आधार पर जो है हम लगभग 30 प्रश्न जो है ऐसे लेकर आएंगे, जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। यह जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत जल्द आपके सामने जो है इस प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ कथन और तर्क आधारित प्रश्न होगा। इसलिए आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जहां सभी टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। तो आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें अभिकथन है ए कि गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक या और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क आर दिया हुआ है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो अभिकथन में जो दिया गया है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक और गणित से उपलब्ध कराना चाहिए, यह कथन सही है। और तर्क आर जो है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, यह भी कथन सही है। आइए इसका कूट देखते हैं। ए में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। 2 में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 में है ए सही है किंतु आर गलत है। 4 में है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, क्योंकि जो है तर्क में आर में जो दिया गया, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि जो है इस तरह के जो है छात्र जो होते हैं वह स्वतः संज्ञान में काम करते हैं, वह अपने आप में जो है बार बार क्रियाओं को दोहराते हैं, उसे समाज से कोई सरोकार नहीं रहता है और जो है वह स्वयं में लीन रहता है, इसलिए वह बार बार जो है चीज़ों को दोहराता है। और जो है गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को जो है गणक गणित ऐप उपलब्ध कराना चाहिए, यह भी कथन जो है सही है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, जिसमें दिया गया है समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। 1 है सादृश्य सोच, 2 है अनुभव पर आधारित, 3 है साधन अंतः विश्लेषण, 4 है क्रियात्मक अस्थिरता। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, ऑप्शन 4 सही है, क्रियात्मक अस्थिरता। क्रियात्मक अस्थिरता जब होता है तो उसमें जो है एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता
जो है प्रदर्शन हो जाती है, उभर कर आती है, जहाँ समाधानकर्ता जो है, जो समस्या को हल कर रहा होता है, वह सिर्फ यह मानता है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ एक ही है। इसलिए वह कार्यात्मक अस्थिरता में फंसकर जो है समस्या समाधान में अपना आप को बाधा उत्पन्न कर लेता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 22 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन ए है, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिक्षक यह मानता है कि क्षमता निश्चित नहीं है, क्षमता अनिश्चित नहीं है, जो है वे स्कूल के में जो है छात्रों को अभिप्रेरित करके जो है उनकी क्षमताओं को जो है बढ़ावा दे सकता है, ताकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है और जो है वह बच्चे अपने जो गलतियों में सुधार लाता है। इसलिए तर्क आर में भी अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। यह भी कथन सही है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो है कूट देखते हैं। एक में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 में ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। 3 है ए सही है किंतु आर गलत। 4 में ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही कूट होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या जो है 23 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। एक है अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2 है बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 3 है शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। 4 है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 4। यह कथन गलत है। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। यह कथन इसलिए गलत है कि मूल्यांकन जो है, आप किसी बच्चे का मूल्यांकन आप शिक्षण के अंत में ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि शिक्षण के पहले भी कर सकते हैं, शिक्षण के दौरान भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 4। आइए प्रश्न संख्या जो है 24 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और तर्क के आधार पर प्रश्न दिया गया है। मित्रों, ये सभी जो है PYQ है, क्योंकि जो है जब ऑनलाइन मोड हुआ था तो उसमें कॉन्सेप्ट से के आधारित, समझ पर आधारित प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा था। इसलिए अभिकथन और तर्क जो है कई बार इस बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आप समझ के आधार पर हल करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं 24 में अभिकथन ए है, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। यह कथन गलत है, क्योंकि आप जो है एक विद्यार्थी जो है वह जिस प्रकार से ज्ञान को अर्जन किया, ग्रहण किया है, ठीक उसी प्रकार से पुनरुत्थित नहीं कर सकता है क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों के मानसिक क्षमता में फर्क होता है। तर्क आ रहा है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि अधिगम जो बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से प्राप्त करने का पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। इसलिए दोनों ही कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा 4। ए और आर दोनों गलत है। संख्या 25 है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू 1 आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, 2 असफलता स्वीकारी विद्यार्थी है, 3 महारत उन्मुख विद्यार्थी है, 4 असफलता परिहार्य विद्यार्थी है। तो चारू जो है जिसको किसी विषय में कोई भी रुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ही पढ़ती है, तो असफलता परिहार्य विद्यार्थी है, क्योंकि उसे हार से जो डर लगता है, असफलता से डर लगता है। वह ना ही किसी रैंक को प्राप्त करना चाहती है, ना ही वह अच्छे अंक लाना चाहती है, वह सिर्फ जो है सफल होना चाहती है। इसलिए असफलता परिहार विद्या। तो प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं,
जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। एक है अर्थहीन अनुवाचन, 2 अपने किसी साथी को समझाना, 3 है स्वयं से प्रश्न करना, 4 है अवधारणा मानचित्र बनाना। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 1 अर्थहीन अनुवाचन। अर्थहीन अनुवाचन जो है अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। बाकी स्वयं से प्रश्न पूछना यह भी जो है एक बेहतर जो है आकलन और मूल्यांकन करने का तरीका है, और अपने किसी साथी को समझाना भी जो है अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना है, और जो अवधारणा मानचित्र बनाना भी अपने ज्ञान में अभी वृद्धि करना है। प्रश्न संख्या जो है 27 देखते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। 1 है सहयोगात्मक और सहकारात्मक, 2 है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, 3 है बंधन व रटन, 4 है भय और तनाव। तो मध्य विद्यालय की कक्षा में जो है या किसी भी कक्षा में आप भय और तनाव का माहौल नहीं बनाएंगे, ना ही बच्चे को बांध करके रखना है, ना ही उसको रटाना है, और ना ही प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी जो है तरीके से उसे पढ़ाना, बल्कि आप कक्षा में सहयोगात्मक और सकारात्मक जो है बल इस पे पर्यावरण पर जोर देंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या जो है 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। 1 है शिक्षक केंद्रित, 2 है अनुभवात्मक, 3 है व्यवहारवादी, 4 है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो है वह समकालीन नीतियों में जो शिक्षा शास्त्र को अनुभवात्मक तरीके से जो प्रस्तावित करती है। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 29 है, जिसमें दिया गया बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। 1 में है वैश्विक से स्थानीय, 2 है अमूर्त से ठोस, 3 अनुप्रयोग से संप्रदायात्मक समझ, 4 है अपरिचित से परिचित। तो प्रश्न संख्या जो है 29 का सही उत्तर होगा 2 अमूर्त से ठोस। प्रश्न संख्या जो है 30 में दिया गया है विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम देश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और देश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। 1 है बहिष्करण प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, 2 है बहिष्करण प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, 3 है समावेशी प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, 4 है समावेशी प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 1 बहिष्करण प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। प्रश्न संख्या जो है 30 आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहां सभी टॉपिक को जो है आसानी से कवर कराया जाता है, ताकि आपको जो है आसानी से सभी प्रश्नों को समझने में जो है एक मजबूती मिले। आज की कक्षा यह समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।